नमस्कार, मैं अखिलेश लिंगवाल आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन स्टूडियो में। आज हम चर्चा करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व इसकी जन उपयोगिता पे, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एक खास मेहमान, उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त श्री अरविंद सिंह बिष्ट जी, जिनका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है व काफ़ी अनुभव रहा है। तो सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है व किन ज़रूरतों के कारण यह अमल में लाया गया। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतवर्ष में आया है और इसके पीछे एक लंबी चौड़ा एक इतिहास है जी। दुनिया में ये कैसे विकसित हुआ, इसके अगर पीछे हम पृष्ठभूमि में हम जाएं तो ये 18वीं शताब्दी में सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ था। अच्छा। तब ये बताया जाता है कि स्वीडन में जो तत्कालीन उस जो सरकार रही जी। वो काफ़ी वहाँ पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इशूज रहे। जब सरकार बदली तो उनका जो अपोजिशन पार्टीज थी तो उन्होंने ये लगा कि सरकार ने जो भी काम किए जी वो पब्लिक उसके बारे में जाने। उस समय उन्होंने फिर इसको अपने हिसाब से जानने का अधिकार अधिनियम को विकसित किया जी। और जनता को ये अधिकार दिया कि सरकार ने जो भी निर्णय लिए उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से पारदर्शिता लाने एक तरफ से पारदर्शिता लाने का हाँ। वो किया गया। जी। उद्देश्य उसके दो थे। पारदर्शिता तो एक्चुअली बाद में उसका बाय प्रोडक्ट बना, पर शुरुआत में उनको अपने उस सरकार को चिन्हित करना था और जनता की नज़रों में उनको एक्सपोज करने का वो था। पर अच्छा। उसका बाय प्रोडक्ट एक्चुअली पारदर्शिता बन गया। जी हाँ। अब ये धीरे धीरे, मगर ये अधिकार इतना स्ट्रांग था कि अगले कई सौ साल तक इसके बारे में कोई दुनिया का कोई सरकार सोच नहीं पाई जी। कि पारदर्शिता लाना जो है कितना खतरनाक होता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाया गया। बिल्कुल। इसके ठीक 125-150 साल बाद अमेरिका ने पहल की। जी हाँ। फिर अमेरिका में 1900 के मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये कानून बना जी। और फिर पूरे देश में, हमारे देश में, दुनिया में इस पर बहस होती रही, पहल होती रही, मगर ये नहीं आया। जी। और अगर हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें जी। तो इस पे ये कानून तमाम सिविल सोसाइटीज़ के जो स्ट्रगल हुए हैं उनके कारण हुआ। हम उत्तराखंड में बैठे हैं, हम चिपको आंदोलन को नहीं भुला सकते हैं। बिल्कुल सर। चिपको आंदोलन में जब ये पहली बार कुछ पेड़ कटे जी। और उनके बारे में ये बताया गया कि साहब ये पेड़ जानने का अधिकार उन्होंने भी मांगा कि भाई पेड़ हमें बताएं किसने काटे हैं, ये बिल्कुल। कौन से पेड़ कटे हैं। जी हाँ। तो उस पर भी ये मामला कोर्ट में गया। जी। फिर आपके भोपाल गैस कांड का मामला आया। भोपाल गैस कांड में भी ये लोगों ने, तब भी कोर्ट ने कहा कि लोगों को जानने का अधिकार है कि लोग कितने लोग मरे। बिल्कुल तो सर। इस तरह से इसको धीरे धीरे डेवलप हुआ और अल्टीमेटली एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि जानने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। एंड वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से जो है स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हुए फिर भारत सरकार ने भी इसको 2005 में इसकी जो वो हमारी ये कल्पना थी, जो मांग थी, वो साकार हुई और 2005 में ये अधिनियम बना। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकारी तंत्र में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का मुख्य लक्ष्य है। और वो कैसे करेंगे? सरकारी तंत्र में एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और दूसरा उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें अमल में लाया जाना चाहिए कि आप जो काम करें उसके लिए आप उत्तरदायित्व होंगे और वो जानने का अधिकार जनता को होगा। बिल्कुल सर। तो इससे ये हो गया, जो हाशिया पे बैठा हुआ आदमी था, जो अब तक सबसे किनारे था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। और वो भी सूचना के अधिकार अधिनियम से 10 रुपये का, उसके बारे में आगे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि 10 रुपये की एप्लीकेशन लगा करके वो किसी भी बड़े अधिकारी से सवाल पूछ सकता है कि आपने ये निर्णय लेने का क्या उद्देश्य है, फाइल पर आपने क्यों ये निर्णय लिया, उसकी हमें जानकारी दे दें। तो सर, एक तरह से सर जो हमारे आम जन है उनके पास एक शक्ति प्रदान की गई है। बिल्कुल, ये सशक्तिकरण हुआ है और मैं समझता हूँ भारत में इससे ज़्यादा सशक्तिकरण आम आदमी का किसी अधिकार से नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक जो देश है वहाँ पे तो सर इस प्रकार का अधिकार कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक है। देखिए, ये भारत में भी प्रासंगिक है और सारे भारत में इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भारत में इतने रिसोर्सेज हैं, मगर यहाँ भ्रष्टाचार के कारण जो है हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हों, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, या चाहे आपके पास
जो स्पिरिचुअल रिसोर्स हो वो सारा खत्म हो जा रहा है। सिर्फ कारण सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ, आप खुद देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने खुद इस बात को वहाँ पर एडमिट किया कि हम 1 रुपया वहाँ से भेजते हैं और जो आखिरी जनता है उसके पास 15 पैसे इस बात को का पहुँचता है, प्राप्त होता है। 1 रुपये में 85 पैसे जो हैं वो बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जी सर। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा और लगभग ये सिचुएशन आज भी जारी है। इसमें बहुत परिवर्तन नहीं आया है। सरकारें कोशिश कर रही हैं मगर परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन तब होगा, सरकार के अकेले परिवर्तन करने से कुछ नहीं हो सकता जब तक सारा समाज, सारे लोग इसके लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर न बने। तो सर। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास शासन तंत्र हो उस पर पारदर्शिता का सिद्धांत लागू हो, वहाँ उत्तरदायित्व, जो शासक वर्ग हो वो उत्तरदायित्व का सिद्धांत उन पर लागू हो। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इसके 2 मेन पहलू हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम उन्हीं बात को लेकर के आगे बढ़ता है और जनता को उसी से उनका सशक्तिकरण भी होता है और उनको वो सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है। सर, अभी आपने जैसे आमजन की बात की, जन सहभागिता की बात, तो सर इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि जन सहभागिता के तौर पे हमारे जो आमजन है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, वह कितने से जागरूक हैं इस अधिकार के प्रति? देखिए, मेरा अपना अनुभव है जी सर कि मैंने ये देखा है कि लोग एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते थे। जो मैं उत्तर प्रदेश में जब मैंने 5 साल काम किया है, जी सर, मगर सूचना का अधिकार अधिनियम की एप्लीकेशन ले करके वो आते थे लोग, और इतना विश्वास लोगों के मन में जगा कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने कितना सच कहा, मतलब मैं उसकी बात को सच ही मानूंगा कि उसने कहा साहब मैं हरदोई से अपने डेट के लिए पैदल चल के आ रहा हूँ। हरदोई काफ़ी दूर है, 130 किलोमीटर है। जी सर। तो 130 किलोमीटर अगर वो पैदल चल के आया है तो बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि लोगों में यहाँ पैदल चलने की क्षमताएं हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि लोग 1200 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। तो हो सकता है वो व्यक्ति भी चला हो, मगर वो आया था। इस तरह के बहुत से लोग मेरे पास आए, अनपढ़ महिलाएं, कई मुस्लिम महिलाएं जो कि मिलकर घर से बाहर निकलने में जिन काफ़ी टैबूज हैं, काफ़ी उन पर बंदिशें हैं। जी सर। तो वो लोग भी आए। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता तो है। जी सर। और काफ़ी हद तक जागरूकता है। और अब समय के साथ साथ सर ये बढ़ती भी जा रही होगी। बढ़ती भी जा रही है, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया है, आज की डेट में आपका टीवी चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके माध्यम से भी लोगों में इसकी जागरूकता बहुत बड़ी है और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हो रहे हैं। एजुकेशन का भी कंट्रीब्यूशन बड़ा है। तो इस अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता तो है। अब वो कितना ढंग से इसका प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अभी उनको थोड़ा सा बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है और शासन पक्ष का भी एक उनकी तरफ दृष्टिकोण बदलने का जरूरत है। जरूर सर। हाँ सर, इसके साथ ही साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की जब हम बात करते हैं और कोई भी हमारा अगर आमजन सूचना प्राप्त करना चाहता है तो किस प्रकार की सूचनाएं सर इसके अंतर्गत आती हैं? देखिए, कहने के लिए तो इससे अर्थ से लेके फर्श तक सभी कुछ आप पूछ सकते हैं। क्या नहीं पूछ सकते हैं? एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं पूछ सकते हैं। जी सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी के वैश्विक प्रतियोगिता की बात है, आप एक कंपनी चला रहे हैं, वो भी एक कंपनी चला रहे हैं। जी सर। तो आपकी कुछ अपने स्ट्रेंथ होंगे, उस स्ट्रेंथ के बारे में हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल सर। भाई आपकी एक स्ट्रैटेजी है, अपने मार्केट स्ट्रैटेजी को, वो आप नहीं बताएंगे। जी सर। सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज हैं जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या इंडिविजुअल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी सर। उनको जिसको बताने से वो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है उसको नहीं बताएंगे। जी सर। या देश की अगर कोई कहे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप आगे डिफेंस प्लान क्या होगा आपका, तो इसको इस पे प्रतिबंध है। या फिर कुछ एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जहाँ मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसका मूल सिद्धांत है, वहीं हमारे देश में या हमारे संविधान में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि प्राइवेसी एक चीज़ होती है। बिल्कुल सर।
है ना, जी और सर। ट्रांसपेरेंसी एक चीज एक चीज़ होती है, बिल्कुल। तो हमें प्राइवेसी को भी, क्योंकि एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने के लिए एक प्राइवेसी की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें टाइम एंड अगेन बहुत से जजमेंट आए हैं। और अभी आपने सुना होगा कि प्राइवेसी पर भी जो आपके आधार कार्ड वगैरह को लेकर के आया था, तो उस पर भी बहुत लंबा चौड़ा एक जजमेंट है। बिल्कुल तो सर। प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्राइवेसी में वो दूसरा, वो जहाँ कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग हो, वो चल रहा हो, और सूचना देने से उस इन्वेस्टिगेशन का कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होने की बात आती हो, तो वो आरटीआई से एग्जम्प्ट है। तो कुल मिला के 4, 6, 7 चीज़ें हैं जो एग्जम्पशन में आती हैं। बाकी अन्य सभी चीज़ें आरटीआई के दायरे में हैं। तो सर किस किस प्रकार के संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं सर? सारे ही संस्थान हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे तो जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ भी नहीं रहा होगा, जी सर। है ना। कुछ डिपार्टमेंट्स को अलग कर दिया था, जैसे विजिलेंस को अलग कर दिया। मगर विजिलेंस में इसका मतलब ये नहीं है कि विजिलेंस में सारा बंद है। बिल्कुल सर। भाई इस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ भी है ना। जी अगर सर। सीनियोरिटी का मामला 2 विजिलेंस ऑफिसर जानना चाहते हैं कि भाई अगला आदमी ए को बी से सुपरसीड कैसे कर दिया गया, तो वो कहें कि हम विजिलेंस डिपार्टमेंट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट पर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है जो विजिलेंस की इंक्वायरी से रिलेटेड है, जी सर। जिसके खुलासे से विजिलेंस इंक्वायरी प्रभावित हो सकती है, उस पर सूचना न देने से रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल सर। मगर इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई घोटाला हो गया है जो हमारे पास आया है तथ्य, या किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के पास कोई तथ्य आया और उस पर कोई सूचना मांगना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल बंद नहीं है। भाई ऐसे तो आप अगर इसरो से कोई सूचना मांगे वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो, जी सर। देखिए वहाँ वो इसरो में हम चांद में कैसे भेजेंगे, ये तो हो सकता है कि इसमें वो ना करें। बिल्कुल सर। मगर अगर कोई सीआरपीसी, आईपीसी या कोई क्रिमिनल केस से रिलेटेड या कोई मामला इस तरह का आ गया जो एम्बेजलमेंट का है, तो वो तो जरूर आरटीआई के दायरे में आएगा। वो देखना पड़ेगा कि कौन सा इशू कैसा है। बिल्कुल सर। यानी कि एक तरह से सर ये ऐसा नहीं है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को हमने एग्जाम कर दिया। मेरे पास तो बहुत से आए थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट के भी आए हैं। जी सर। भाई अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट में अगर रिक्रूटमेंट में कोई गड़बड़ी हुई है, जी सर, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को आपने इम्यूनिटी दे दी है। भाई हम किसी संवैधानिक पद पर अगर बैठे हैं तो वो एक उसकी एक दायित्व अलग हो सकता है, पर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कोई सीआरपीसी या आईपीसी का कोई एक्ट ऑफेंस करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर वो एक्ट लागू नहीं होगा। जी सर, वहां तो होगा ना। जी सर। वो कोई टैक्स इवेजन अगर करता है तो टैक्स इवेजन डिपार्टमेंट उसको देखेगा कि भाई इसने टैक्स इवेजन किया है कि नहीं किया। बिल्कुल सर। तो वो तो केस बनेगा। जी सर। तो मतलब उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ये नहीं हो सकता है कि आपने विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसके आउट ऑफ प्रीव्यू कर दिया है या पीएससी को आउट ऑफ प्रीव्यू कर दिया है, तो जो और सारे इशूज़ हैं वो सब भी आपने इसके बारे में बंद कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि जहाँ पर कोई इंक्वायरी से रिलेटेड मैटर हो, जहाँ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफेक्टेड हो रहा हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पर किसी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से कोई मैटर रिलेटेड है, तो वहाँ पे जहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में सूचना देने में हमारे देश की सौहार्दता या अखंडता या हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं, वो सारे चीज़ें उसमें एग्जाम्प्ट होंगे। अदरवाइज जहाँ तक डे टू डे गवर्नेंस से जो रिलेटेड इशूज हैं वो इसमें सभी सूचना के अधिकार अधिनियम में आते हैं। जी सर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। बिल्कुल सर। तो इससे बड़ी बात और क्या है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भी सूचना देने में रिस्ट्रिक्शन था। जी सर। बंदिशें थी। जी। तो अब तो वहाँ भी खुलासा कर दिया गया। जी सर। तो इससे बड़ा क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो सब सूचना के अधिकार में अधिनियम में आते हैं। बाकी जो उन कैटेगरीज के बारे में मैंने जो बताया है या जो उल्लिखित होंगे एक्ट में, वो आप उनके बारे में तथ्यों के आकलन पर उनको आप सेक्शन 8 में अलग कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 जो है उसमें वो उनको छोड़ा जा सकता है। जी सर। तो यहाँ पे सर कि अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो सरकारी संस्थान तो उसके अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल। लेकिन सर अगर प्राइवेट जो बॉडीज़ हैं या फिर जो राजनीतिक दल है वह किस हद तक सर इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, उस पर अभी बात चल रही है
कि राजनीतिक दल की जो फंडिंग है उस पर अभी कुछ मामले गए हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी सर। उस पे अभी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए लॉ तो इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन होता है। जी सर। एक कानून आपने बनाया, अभी कुल 15-16 साल हुए हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। 2005 में आया तो आज 2020 चल रहा है, तो 15 ही साल हुए हैं, जी सर। है ना। तो 15 साल बहुत बड़ी लंबी अवधि नहीं होती है। लॉ एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है, जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, समय के हिसाब में इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, पार्लियामेंट का मार्गदर्शन आएगा, लोगों के अनुभव का उसमें इनपुट मिलेगा, कोर्ट में मैटर जाएंगे, वो आप बताएंगे। पर अभी तक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर लागू है। पर हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फंडेड है, इवन अगर वो प्राइवेट हैं, तो वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में की परिधि में आते हैं। अच्छा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज है, मगर सरकार उसमें फंड देती है, उनकी टीचर्स की तनख्वाह देती है, जी सर, तो वो कॉलेज भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की परिधि में आएगा। जी सर। अगर सरकारी तौर पे उन्हें फंड दिया जा रहा है, भाई अगर किसी कॉलेज को सरकारी तौर पर कुछ फंड दिया जाता है कि भाई आपको ये 50 लाख रुपए का फंड दिया जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग बने, आपका जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, टीचिंग का, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस को टीचर्स की सैलरीज जाती हैं, जी हाँ, बिल्कुल सर, है ना जी। तो वो भी आरटीआई एक्ट की परिधि में है, वो भी उनके अंतर्गत आएंगे। भाई आपको बताना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट फंड आपने अगर जहां आपने गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व किया, टैक्स पेयर्स का मनी इन्वॉल्व है, वो गवर्नमेंट फंड कुछ होता नहीं, टैक्स पेयर्स का मनी है ना गवर्नमेंट फंड। वो जो अगर वो फंड के आप बेनिफिशरीज हैं, तो आपको आरटीआई एक्ट में जो सवाल पूछे वो आपको जवाब देना होगा, सीधी बात ये है। सर सबसे मुख्य सवाल तो ये है सर कि आम जन अगर सूचना प्राप्त करना चाहे तो सर इसके अंतर्गत प्रक्रिया क्या रहेगी सर? बड़ा सिंपल है, उसको 10 रुपए का एक, चाहे वो नोट लगा दे, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट लगा दे, उसमें मेन यही है, बैंक ड्राफ्ट लगा सकता है जी सर। उनको, और जो पीआईओ है उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी होगी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट में। जी सर। आरटीआई एक्ट बनने के बाद ये मैंडेटरी है हर डिपार्टमेंट के लिए, वो अपना एक जन सूचना अधिकारी नामित करेंगे सर, है ना, जी वो सर। करेंगे। उसमें जो भी जन सूचना मांगना चाहता है उस एक्ट के तहत वो एप्लीकेशन बनाएगा। एप्लीकेशन बड़ी सिंपल है, अब ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं किया है कि मैं फलाना हूँ, मैं अच्छा, उस आदमी का अपना नाम, पता, टेलीफोन जो भी हो वो क्लियर कट उसमें अंकित होना चाहिए, ताकि अगर उसको उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहे सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, तो वो उसको कर सके। और सिंपल से है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश यहाँ क्या है, पर ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले बहुत लंबी लंबी एप्लीकेशंस आ जाती थी, 4-4 पेज की आ जाती थी। अच्छा जी सर, है ना, तो उसमें कम से कम इतने सवाल होते थे कि मतलब पूरी पता लगा कि 2000 वर्ड के सवाल पूछ लिए, तो वो बड़ा अत्यधिक था। बिल्कुल। और उस पर बड़ा फैसला, गहन विचार करने के बाद ये हम ही लोगों के टाइम पर हम लोगों ने एक फैसला किया गया था इसको, और उसकी नियमावली हमने जब प्रख्यापित की तो उसमें ये अपर लिमिट जो ये कही है कि 500 वर्ड तक सवाल इतने हो कि उसमें 500 वर्ड हो, मतलब इतने सवाल बन सकें, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं जी सर, कि उतने सवालों के, मतलब जिनकी टोटल वर्ड कैपेसिटी अपर लिमिट 500 वर्ड होनी चाहिए, तो उतने वो सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब सरकारी डिपार्टमेंट को देने होंगे। तो सर इसकी समयावधि भी रहती होगी सर कि जवाब कब तक मिल जाएगा? इसकी जवाब देने की जो पीआईओ के लिए है वो 30 डेज की है, 30 दिन की सर, 30 दिन की। क्या सर इसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल केस रहता है सर जिसमें कि बहुत जल्दी ही जवाब चाहे लोग आता है? कोई लिबर्टी का है, जहाँ लाइफ एंड लिबर्टी का कोई सवाल है, वहाँ 48 आवर्स में देने का प्राविधान भी रखा, 48 घंटे के भीतर। हाँ, 48 घंटे। जहाँ पर कोई ऐसा आ गया, कोई लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है जिसमें बिल्कुल उसकी मतलब बहुत ही इंडेंजरस लाइफ हो या कुछ इस तरह का लिबर्टी का सवाल हो, तो उसमें 48 आवर में उसको सूचना देने का प्राविधान है। जी सर।
बाकी में यह है कि 30 डेज में उसको देना चाहिए जी सर। पीआईओ को। जी सर। अगर वो नहीं देता है तो उसके पास है सेक्शन 19 में वो वहाँ पर अपीलीय अधिकारी डिपार्टमेंट में एक नियुक्त होता है, उनके पास अपनी अपील फाइल कर सकता है, उनको भी 45 डेज का टाइम होता है। अगर वो नहीं देते हैं तो अपनी वो सेकंड अपील, फर्स्ट अपील तो करेंगे डिपार्टमेंट में, सेकंड अपील जो है वो सूचना आयोग में कर सकते हैं। सूचना आयोग में वो दो तरह से आ सकते हैं, एक तो नॉर्मल अपील में आ सकते हैं और दूसरा वो कंप्लेंट में आ सकते हैं। अच्छा। कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि साहब अब हमको तो सूचना नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट इनको पनिश करिए। अच्छा, है ना। जी सर। फिर उसमें सूचना देने की बात नहीं होती है, ये फिर जो सूचना आयुक्त हों उनको विचार करने का विषय बन जाता है कि वो उस पर फाइन लगाएं या क्या करें। जी सर। है ना। जी सर। और अगर कोई कारण ऐसा बनता है, जैसे हो सकता है कि कोविड के दौरान अब वो 30 दिन वाला नियम नहीं लागू हो पा रहा है। अच्छा। क्योंकि कोविड में बहुत से ऑफिसेज बंद हो गए, एक अप्रत्याशित सिचुएशन पैदा हो गई पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। सर। तो अभी तो उस तरह से हम नॉर्मल सिचुएशन वाले उसमें काम नहीं कर सकते। तो ये आपके विवेक का सवाल है, उस समय आप देख सकेंगे कि इस तरह की अगर कोई वो है तो उस पर उस तरह से फैसला लिया जाएगा। पर मैंने कहा कि उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो सेकंड अपील, नॉर्मल अपील कर सकता है। बिल्कुल सर। जिस पर देखने के बाद ये देखा जाएगा कि इनको कितनी सूचनाएं मिल चुकी हैं और क्यों नहीं मिली हैं, और क्या इस पर पनिशमेंट डिजर्व करता है पीआईओ या नहीं करता है ना। जी सर। और दूसरा ये है कि वो सीधे कंप्लेंट में आएगा। कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि साहब वो ये कहेगा कि साहब मुझे अब सूचना तो नहीं चाहिए, अब आप सीधे पीआईओ को सीधा पनिशमेंट की बात, पनिशमेंट करें। अच्छा सर, ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सर सूचना आयोग बनाया गया है। इसके अंतर्गत सर दो आते हैं, केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है सर? देखिए, अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ जुरिडिक्शन का है। मेन ये है, केंद्रीय सूचना आयोग में वो डिपार्टमेंट हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। जी सर। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अच्छा। आपके एयर इंडिया है या रेलवे है, ये सारे भारत सरकार के अधिष्ठान है, इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो भारत सरकार के अंडर में है, और भारत सरकार के अंडर में होने के नाते इसमें केंद्रीय सूचना आयोग का जुरिडिक्शन उनके ऊपर बनता है। जी सर। राज्य सरकारों में जो बने हुए हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग होंगे वो राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश के अधीन होंगे। अब जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जितने भी विभाग होंगे वो उत्तराखंड सूचना आयोग के परिधि में आएंगे। अच्छा। तो जुरिडिक्शन का मेन फर्क है, और एक्ट वही है, प्राविधान वही है, सारी चीज़ें वही हैं, इसमें और कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। जी सर, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सूचना का जो अधिकार है, कई सारे लोग सर उसका गलत प्रकार से उपयोग करते हैं सर, अनावश्यक तौर पर सरकारी विभाग में आवेदन करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उनको हतोत्साहित करने के लिए क्या इनके खिलाफ कोई कानून है सर? देखिए, बात क्या है, कोई कानून बना, कानून तो हमेशा अच्छी मंशा से बनता है। जी सर। है ना। आप और दुरुपयोग हर कानून का हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि जिस कानून का दुरुपयोग कम और बेस नहीं हुआ हो। जी सर। एंटी डाउरी एक्ट बना, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे नियत से बनाया गया है, मगर अनुभव में ये भी आया है कि इसके भी दुरुपयोग के बारे में भी बात चली है। जी सर। SC/ST एक्ट बना, हरिजन एक्ट जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। जी सर। कई बार वो सामाजिक स्थिति ऐसी है कि इसका भी दुरुपयोग हुआ है। तो कानून तो बना है, और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि कानून एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। जी सर। है ना, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। जी सर। और जैसे जैसे भाई आज आपने एक चीज़ के बारे में सोचा, क्योंकि आज आप एक डायमेंशन पे सोच रहे हैं। जी सर। पर जब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में आएगा तब इसका पता लगेगा कि इसकी क्या खामियां हैं। जब रास्ते पे आप चलोगे तो उस रास्ते में कितना उबड़ खाबड़ है, कितना टेढ़ा है, कितना मुश्किल है, कितना प्लेन करना है, कितना, तो ये समय के हिसाब से आप इसको करेंगे, है ना? जी हाँ सर। तो ये मैं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बिल्कुल दुरुपयोग भी करते हैं लोग, और मैंने भी खुद इसका अनुभव किया है। जी सर। कि बहुत से लोगों ने किया। पर मैं आपको सच बताऊँ, दुरुपयोग करने वालों की संख्याएं एक फ्रैक्शन है। अच्छा, बहुत ही कम है सर? कम है। जी सर। मैंने कम से कम अपने पूरे 5 साल में
1 लाख से ज़्यादा केसेस सुने हैं, जी सर। है ना। आपके कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल में मैंने 1 लाख केसेस सुने हैं, और मैंने एक नया सिस्टम बनाया था, अगर उसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। पर मैं बता रहा हूं कि 1 लाख केसेस सुने। 1 लाख केसेस मैंने इसलिए सुन पाया कि मैंने ज़िले ज़िले में जा कर के, जी सर, वहाँ पर सुनवाई का प्रचलन किया, और हर ज़िले में मैं गया जहाँ जो भी मेरे जुरिडिक्शन है। मेरे पास 10 ज़िले थे, तो 10 ज़िले में मैं वहाँ मैंने कैंप्स लगाए, इसलिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कि बांदा से या चित्रकूट से आदमी लखनऊ आएगा तो उसका 3,000-4,000 रुपये खर्च हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक दिन आने में लग जाता है, एक दिन जाने में लग जाता है, फिर पता लगा उसको एक दिन 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, 2 रात, तो अपना इस तरह का खर्चा। फिर सूचना आयोग आएगा, तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा तो ये है भाई 10 रुपये की एप्लीकेशन वो लगा रहा है, और ये भी फिर जरूरी नहीं कि उसको सारी सूचनाएं मिल जाए। जी सर। हो सकता है डेट पड़ जाए। जी सर। पर अगर वो चित्रकूट का आदमी है तो मैं सीधे चित्रकूट गया। ठीक है सर। ताकि चित्रकूट में मैं 6 दिन रुका, तो 6 दिन में अगर कोई कमी बेसी है, पहले वहाँ डीएम से या सबसे लोगों से वो तालमेल बिठाता था कि भाई हम आ रहे हैं, आप इनकी सूचनाएं पूरी कंप्लीट। तो अव्वल तो पूरी सूचनाएं उनको पहले ही मिल जाती थी, और जिनको नहीं मिलती थी उनको हमारे 6 दिन 3 दिन रुकने में बाकी सूचनाएं मिल जाती थी, क्योंकि सूचनाएं वहीं से मिलनी है, जिले से मिलनी थी ज़्यादातर। जी सर। कार्य क्षेत्र वही था। अब मैं 3 दिन वहाँ रुका हूँ, 4 दिन रुका हूँ, तो उनकी सूचनाएं वहाँ में। तो इस तरह से मैं आप बता रहा हूँ, मैंने 1 लाख केसेस को सुनवाई की। हाँ, और मैंने ये अनुभव किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को दुरुपयोग करने वाले वो बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत कम नंबर पे सर, कम था, बहुत फ्रैक्शन था, बट वो इतना इफेक्टिव होता है कि वो सबके ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। सर माफ़ कीजिए सर, ज़रा समय कम होने की वजह से अभी सर जाते जाते सर हमारे जितने आमजन हैं उनके लिए सर कोई आपकी ऐसी सूचना आप कोई प्रदान करना चाहेंगे जो कि उनको जाननी चाहिए, कोई ऐसी बात? देखिए, मैं कुल मिला के ये कहूँगा, सरकारों से भी अपील करता हूँ, और सूचना के अधिकार अधिनियम जो दोनों स्टेक होल्डर हैं इसमें, जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और जो सूचना देने वाले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। जी सर। इससे जनता का सशक्तिकरण जितना इससे हुआ है उतना और किसी से नहीं हुआ। जी सर। एक और सीधे आपकी भागीदारी जो है ये सुनिश्चित करता है सरकार में। जी सर। बिना मंत्री बनाए हुए आपको मंत्री बना देता है। भाई आप किसी तरह से भागीदारी आपकी सुनिश्चित कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि आप अगर आप सही सवाल पूछते हैं, सही बात को उठाते हैं, तो आपके इनपुट को लेकर के उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सर। आज की डेट में सूचना अधिकार अधिनियम का इतना दिमाग में असर है हर एक को कि भाई वो गलत, मतलब कोई काम करने से पहले, गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई डिसीजन लेने से पहले वो जरूर इस दिमाग में रखता है कि भाई ऐसा रख लो कि कल सूचना के अधिकार में ना पूछा जाए। बिल्कुल, है ना। तो ये दिमाग में उसका रहता है। मेरा ये कहना है कि ये करप्शन को दूर करने का सबसे बड़ा एक कारगर मसौदा है। जी सर। इसलिए और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर इफेक्टिव अधिनियम है। बिल्कुल सर। और जनता को सशक्तिकरण करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसमें सारे हम लोग स्टेक होल्डर हैं जो सूचना दे रहे हैं, और जो आज जो सूचना देने वाला है कल हो सकता है उसको भी जरूरत पड़ जाए सूचना देने की। जी सर। तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का अक्षरता पालन हो सके, सूचना अधिकार अधिनियम को पूरा, और सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे थे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व इसकी जन उपयोगिता पे, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे थे हमारे साथ श्री अरविंद सिंह बिष्ट जी, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। सर कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, और सबको, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। तो फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन, तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।